बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कल डिस्कस कर रहे थे एपीस्टेसिस, और इस एपीस्टेसिस का मतलब था इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ another gene located in a different locus is called epistasis, or the gene which causes this effect is called epistatic gene and the affected gene is called hypostatic gene. इसकी कल हमने मिसाल बताए थे एक कोट कलर ऑफ डॉग, लेब्राडोर रिट्रीवर, उसके ऊपर। और आज एक और मिसाल हम देखेंगे, ये है फॉक्स ग्लोव। फॉक्स ग्लोव कहें या ग्लोव, जो भी है नाम रखा गया है। इस तरह का एक फूल है और इस फूल के रंग के ऊपर ये इफेक्ट शो होता है। इसके फूल के रंग को एक जीन कंट्रोल करता है, जिसकी जाहिर है दो एलील तो होंगी। जो ओरिजिनल वाइल्ड एलील है, इसको इन्होंने डी से शो किया है, स्मॉल डी से। इसमें म्यूटेशन हो गई और दूसरी एलील बनी। तो जो नई बनती है उसको म्यूटेंट एलील कहते हैं, वो कैपिटल डी है। ओरिजिनल इसका कलर था लाइट रेड, और जो म्यूटेंट है ये डार्क रेड कलर है। और न सिर्फ ये कलर रेड और डार्क है, बल्कि ये इस तरह डॉटेड भी है, मुख्तलिफ कलर्स के इस तरह के डॉट्स लगते हैं। तो ये इसका कलर था। बाद में पता चला कि इसको एक और जीन, आप कह सकते हैं जीन नंबर 2, इसका नाम W रखा गया। ये एपिस्टेटिक जीन साबित हुआ। ये किसी और एलील में कहीं और रहता था, एपिस्टेटिक। और इसकी कौन सी एपिस्टेटिक फॉर्म थी? इसकी भी दो एलील हैं, कैपिटल W भी है, स्मॉल w भी है। मैं फर्क करने के लिए W को यूं लिखता हूं, बस आप यूं समझिए, ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है। अब जरा इनकी कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या होगा। फर्ज करें अगर ये स्मॉल डी हो, इसका असर ना हो तो ये किस कलर का होना था? लाइट रेड। अगर ये कैपिटल डी हो तो डार्क रेड, और कैपिटल डी स्मॉल डी हो तब भी डार्क रेड होगा। लेकिन अगर इसके साथ स्मॉल डी के साथ स्मॉल w हो तब ये डार्क रेड कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? सॉरी, ये लाइट रेड कहलाएगा। अगर इसके साथ फिर स्मॉल w हो तो ये डार्क रेड कहलाएगा। लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल डी के साथ क्या कहेंगे? कैपिटल W हो तो ये डार्क रेड नहीं होगा। नो डार्क रेड, नो लाइट रेड, सॉरी, उस कलर में फर्क आएगा, व्हाइट हो जाएगा। इसी तरह ये कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी हो, साथ में कैपिटल W हो तो अगेन ये व्हाइट हो जाएगा, कलर डिपॉजिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जीन W, जो दूसरा जीन है जीन W, उसकी डोमिनेंट कॉम्बिनेशन जीन पहले वाला D जो था उसके ऊपर एपिस्टेटिक इफेक्ट रखता है। अब ये मिसाल क्यों दी गई, मैं वजह बताता हूं। डॉग के केस में क्या था? जीन E था एक, उसकी रिसेसिव फॉर्म हो तो तब वो दूसरे को एपिस्टेटिक इफेक्ट में डाल रहा था। यहां पर जीन W की डोमिनेंट फॉर्म एपिस्टेटिक इफेक्ट शो कर रही है, रिसेसिव फॉर्म एपिस्टेटिक इफेक्ट शो नहीं कर रही। तो ये इसकी दूसरी मिसाल थी। आप दोबारा कह सकते हैं एपिस्टेसिस उस कैफियत को कहते हैं जब दो जीन अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हों और एक जीन दूसरे जीन के ऊपर एक्सप्रेशन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा हो। तो जो इफेक्ट डाल रहा है वो एपिस्टेटिक है, जो हो रहा है वो
हाइपोस्टैटिक है। इस केस में जीन W की डोमिनेंट फॉर्म इज एपिस्टेटिक ओवर जीन D, चाहे उस जीन D की कैपिटल वाली फॉर्म हो या स्मॉल वाली फॉर्म हो, दोनों के ऊपर जीन W का जो डोमिनेंट कैपिटल फॉर्म है वो एपिस्टेटिक हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। आज अब दूसरा टॉपिक छेड़ते हैं, जीन लिंकेज। ये मेरा इंतजाम है समझाने का, क्योंकि ये अचानक बीच में ये बात आ गई। इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं हम सब। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारा पूरा जिस्म, किसी भी जानदार का जिस्म सेल से बना है। हर सेल में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद स्पीशीज में मखसूस है। मसलन ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम 46 हैं और पी प्लांट में 14 है, ड्रोसोफिला में 8 है। हर स्पीशीज में क्रोमोसोम की तादाद फिक्स है, ये नुकता याद रखना। दूसरी बात आपने ये याद रखना है, जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वहां क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं और इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। पहले इसका थोड़ा सा क्लियरेंस कर लें। होमोलोगस क्रोमोसोम को हम कैसे डिफाइन करें? The chromosomes which are similar but not necessarily identical to each other and which form pairs during meiosis are called homologous chromosomes। यानी वो क्रोमोसोम जो एक जैसे हों लेकिन हूबहू एक जैसे हों जरूरी नहीं है। और खास पहचान क्या है? मियोसिस के वक्त ये जोड़े बनाते हैं, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन एक्चुअली क्या है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, चंद केसेस के अलावा सारे होमोलोगस क्रोमोसोम आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू एक दूसरे की नकल होते हैं, साइज एक जैसा, शक्ल एक जैसी और साइड बाय साइड पेयर बनाते हैं। और अब इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि जीन्स इसके ऊपर लोकेटेड हैं। दूसरा नुकता ये याद रखना आपने, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और जीन के 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या कह रहे थे? एलील्स। इसका मतलब हर जीन की एक एलील एक होमोलोगस पार्टनर पर है, दूसरी एलील दूसरे होमोलोगस पार्टनर पर है। ये नुकता भी याद है। पहली बात हमने क्या बताया? क्रोमोसोम की तादाद फिक्स है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में होते हैं और इसके ऊपर क्रोमोसोम जीन्स लोकेटेड होते हैं। हर जीन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 एलील्स होती हैं। एक एलील एक होमोलोगस पार्टनर पर, दूसरी एलील दूसरे होमोलोगस पार्टनर पर। अब दूसरा और अहम तरीन नुकता ये समझना है, हमारे जिस्म में मैंने कहा क्रोमोसोम की तादाद तो फिक्स है। मेरे जिस्म में जितने सेल्स हैं सब सेल में 46 क्रोमोसोम और हमारे जिस्म में या हमारे सेल में जीन की तादाद भी फिक्स है। मसलन ह्यूमन के अंदर जीन्स की तादाद गिनती की गई है 20,000 से 26,000 तक है, 20,000 से 25,000 तक, सॉरी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई गई है। 20,000 to 25,000 जीन्स मौजूद हैं। अब ये जीन्स कहाँ हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ये नुकता अलग से याद रखना है। जीन्स की रहने की जगह कौन सी है? क्रोमोसोम के ऊपर। मसलन जैसे ये एक जीन है और ये 2 क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद कम, जीन्स की तादाद ज्यादा है, क्रोमोसोम का साइज बड़ा, जीन का साइज छोटा, इसलिए एक ही क्रोमोसोम या एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर कई जीन्स होंगे ना ऊपर। ये बात जहन मानता है कि नहीं? मैं दोबारा बताता हूँ ये जुमला। मैंने ये कहा कि क्रोमोसोम की तादाद तो कम है, 46 क्रोमोसोम है। जीन कितने हैं? 20 से 25। मसलन हमारे केस में, इंसानों के केस में, इंसानों में 46 क्रोमोसोम हैं और 20,000 ही मान लो, 20,000 जीन्स हैं। साइज में क्रोमोसोम बड़े हैं, जीन छोटे हैं, इसलिए ये सारे जीन्स इन्हीं 46 क्रोमोसोम पर ही तकसीम होंगे ना ऊपर। तो इसका नतीजा क्या निकला? एक क्रोमोसोम पर कई जीन्स होते हैं, या और आसान करते हैं तो
एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पर कई जीन्स लोकेटेड होंगे, उन सारे जीन्स को लिंक जीन्स कहते हैं। इन सारे जीन्स को क्या कहेंगे? लिंक जीन्स। और लिंक जीन के ग्रुप को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। सच सच बताओ मुझे कि किस किस को ये बात समझ में आई? आसान बात है ना। यानी हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जीन क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम बड़े हैं तादाद कम है, जीन छोटे हैं तादाद ज्यादा है, इसलिए जीन क्रोमोसोम के साथ चिपके हुए हैं। और आसान तरीन बात मैंने क्या कही? एक क्रोमोसोम पेयर के ऊपर कई जीन जुड़े हुए, उन सारे जीन को क्या कहेंगे? लिंकेज ग्रुप कहते हैं या लिंक जीन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस एकेडमी में 4 क्लासें हैं, तो क्लास फेलो किसको कहेंगे? जो एक ही क्लास में है। इसका मतलब लिंक जीन का मतलब है क्लास फेलो जीन्स, क्लास फेलोज हैं ये। अच्छा, ये क्लास फेलोज का इश्यू क्या है? अब असल मसला ये है कि फर्स्ट करें ये पेयर है, मियोसिस सेल डिवीजन हुई, एक सेल ये बना, दूसरा सेल ये बना, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये पार्टनर, और इसका दूसरा पार्टनर इधर आ गया। तो गेमीट बनते वक्त हर गेमीट में एक एक जीन नहीं जाता, बल्कि पूरा ग्रुप चला जाता है। जाएगा कि नहीं? मसलन मैं कहूं आज से फर्स्ट ईयर की क्लास उस कमरे में होगी, तो क्या चंद स्टूडेंट जाएंगे या सारे स्टूडेंट जाएंगे? सारे जाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जीन्स इंडिपेंडेंट नहीं है। गेमीट बनते वक्त एक अकेला जीन किसी गेमीट में नहीं जा सकता, बल्कि जीन्स के पूरे पूरे ग्रुप चले जाते हैं। गेमीट में तो क्रोमोसोम चले जाते हैं, जिस क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स होंगे वो सारे लेकर जाएगा। हो गई बात क्लियर? अब एक और लिंक जीन्स इनको कहा जाएगा, और इनके ग्रुप को, क्लास को क्या कहेंगे? जीन लिंकेज कहेंगे। मसलन मैं आपके इधर क्लास में बात कर रहा हूं, बेटा आपका नाम? इशरत एक स्टूडेंट है और ये क्लास फर्स्ट ईयर की मेंबर है। बाकी सबको मिला के कहूं तो मैं क्या कहूंगा? क्लास फर्स्ट ईयर। एक स्टूडेंट का नाम ले लूं तो क्या कहूंगा? फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। लिंक जीन का मतलब है ये सारे जीन्स लिंक्ड हैं और इनके इज्तिमा को क्या कहेंगे? जीन लिंकेज कहेंगे। अच्छा, अब मैं बताना ये चाह रहा हूं जीन लिंकेजेस किसी जानदार में कितने होंगे? मेरा सवाल समझे पहले। लिंकेजेस या जीन लिंकेजेस या लिंकेज ग्रुप कितने होने चाहिए? जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो हमारे अंदर कितने लिंकेज होने चाहिए? 3 लिंकेजेस होने चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम 46 है, जोड़े 23 है ना। ये बात समझ में आई? बस यहां तक लाना था, बस मसला हल हो गया। मैं दोबारा बताता हूं, इसको एक रिपीट कर रहा हूं ताकि जिनको पहले कंफ्यूजन थोड़ा था वो हो जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं, ये सबने मान लिया, और एक क्रोमोसोम पर एक जीन नहीं है, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक मुकम्मल जीन मौजूद है, और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर को कहते हैं। तो किसी जानदार में जितने क्रोमोसोम होंगे उतना आधे उसके पेयर होंगे। मसलन हमारे 46 क्रोमोसोम है, तो 23 जोड़े हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब मैं ये कह रहा था जीन लिंकेजेस की तादाद का दारोमदार होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर है। तो हमारे पास 23 जोड़े होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 23 जीन लिंकेजेस हैं या 23 लिंक जीन्स ग्रुप्स हैं। समझ आ गया? अच्छा, अब एक और मसला हो गया। जब ये लिंक जीन्स हैं तो अकेले तो ये गैमेट्स में जा नहीं सकते, तो क्या ये मेंडल के सेकंड लॉ को ओबे करेंगे? नो, मेंडल सेकंड लॉ इज नॉट ओबेड बाय लिंक जीन्स। अब मेंडल का सेकंड लॉ ही हमने नहीं पढ़ा, तो
मानते हैं नहीं मानते कैसे पता चलेगा? मैं जस्ट 2 मिनट में आपको मेंडल के सेकंड लॉ की बात करता हूँ। मेंडल का सेकंड लॉ की एक मिसाल ये थी, उसने देखा कि मटर के कुछ पौधे राउंड थे और कलर येलो था। शक्ल कैसी है? गोल। कलर कैसा है? येलो। और इनको जब ये सेल्फ फर्टिलाइज करता था तो राउंड येलो ही प्रोड्यूस हो रहे थे। राउंड येलो प्रोड्यूस होते गए तो मेंडल ने ये सोच लिया या समझ लिया कि शायद ये दोनों ट्रेड के जीन्स आपस में जुड़े हुए होंगे, इसलिए ये अलग नहीं हो रहे। यही हाल एक और का भी था। कुछ पौधों के सीड शेप रिंकल थी और कलर ग्रीन था। ये भी इसी तरह से रिंकल ग्रीन प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उसको ये लगा कि ये दोनों जुड़े हुए, ये दोनों जुड़े। फिर कंफर्म करने के लिए इनको क्रॉस किया। राउंड येलो वाज क्रॉस्ड विद रिंकल ग्रीन। तो F1 जनरेशन में सब के सब राउंड येलो ही आए। इसका मतलब ये था ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव है। फिर फर्दर चेक किया कि इनको देखते हैं कि अब क्या होता है। इन्हीं को सेल्फ फर्टिलाइज किया तो हैरान हो गया। क्या मिला उसको? राउंड येलो भी मिले, रिंकल ग्रीन भी मिले, लेकिन 2 कॉम्बिनेशन और आए। कुछ राउंड ग्रीन थे, कुछ रिंकल येलो थे। इससे क्या साबित हुआ? इससे मेंडल ने कहा कि ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह था कि येलोनेस का जीन किसी और होमोलोगस पेयर पर था, राउंडनेस का जीन किसी और होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर था, इसलिए तो ये अलग हो सके। लेकिन अब हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जरा समझ लें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का जोड़ा है। अगर राउंड इधर होता और येलो इधर होता तो क्या ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो सकते थे? नहीं हो सकते। तो लिंक्ड जीन्स ये लिंक्ड हैं। वहां अलग क्यों हुए थे? वहां अलग इसलिए हुए थे कि एक होमोलोगस पेयर ये था, दूसरा ये था, और इधर राउंड था और इसके ऊपर यहां येलो था, और ये कहीं गया, ये कहीं गया, अलग हो सके। तो मेंडल के सेकंड लॉ को सिर्फ वो जीन्स ओबे करते हैं जो लिंक्ड ना हो। लिंक्ड जीन्स नेवर ओबे मेंडल सेकंड लॉ। ये जुमला याद रखना। और दूसरा, अब एक और सवाल किया, क्या लिंक्ड जीन के एक दूसरे से अलग होने का कोई चांस ही नहीं है? उम्र भर इकट्ठे रहेंगे? नो, ये अलग हो सकते हैं। और अलग होने का सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है क्रॉसिंग ओवर। आप मियोसिस पढ़ चुके हैं। मियोसिस में क्या होता है? ये टुकड़ा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ये टुकड़ों का तबादला करती है। तो हो सकता है ये टुकड़ा इधर लग जाए, अब ये लिंक हो जाए। तो मैं दोबारा बताता हूं कि लिंक्ड जीन्स कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ओनली ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर के वक्त ही इनके अलग होने का चांस है, अदरवाइज इनके अलग होने का कोई चांस नहीं। या एक और चांस भी हो सकता है जिसको कहते हैं जीन म्यूटेशन, डिलीशन, एडिशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अगर क्रोमोसोम हादसाती तौर पर टूट के यहां से किसी और जगह चले जाए तो ये अलग हो सकते हैं, वरना नहीं। यहीं पर एक और बात, लिंक्ड जीन्स के अलग होने का चांस हमने कहा सिर्फ क्रॉसिंग ओवर है और कोई नहीं है, या हादसाती तौर पर कोई टुकड़ा कट जाए तो तब है। लेकिन क्या क्रॉसिंग ओवर में तमाम लिंक्ड जीन्स के अलग होने का चांस बराबर है? वो भी नहीं। जितने जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर करीब होंगे उनको कहते हैं टाइटली लिंक्ड जीन्स। जो करीब तरीन होंगे उनके चांसेस कम हैं। चांस तो है लेकिन कम है। मसलन चांस को हम यूं कह सकते हैं ना, 100% चांस है और 1% चांस है। इसका क्या मतलब है? 1% चांस तो ना होने के बराबर है, 100% तो यकीनी है। मिसाल के तौर पर यहां क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 और ये 6 है। क्रॉसिंग ओवर यहां हो गई, ये टुकड़ा पूरा उधर गया, तो
अब हम कह सकते हैं 1 और 6 के अलग होने का चांस बहुत ज़्यादा है, 1 और 2 के अलग होने का चांस बहुत कम है। तो यहाँ से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 बातें। मैंने पहले ये कहा लिंक्ड जीन्स के अलग होने का मेंडल के लॉ के मुताबिक कोई चांस नहीं है। इनके अलग होने का सिर्फ एक चांस है, वो क्रॉसिंग ओवर है। और क्रॉसिंग ओवर में भी अलग होने का चांस सारे जीन्स का बराबर नहीं है। एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स करीब तरीन होंगे उनके अलग होने का चांस कम से कम है, जो एक दूसरे से दूर होंगे उनके अलग होने का चांस ज्यादा है। इसीलिए जो करीब हों उनको क्या कहते हैं, टाइटली लिंक्ड जीन्स। उनके चांस सिर्फ 1% के करीब होता है, जितना दूर होंगे उनमें ये चांस ज्यादा होता है। आगे ये बात भी समझ में